हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज एडवोकेट श्रुति शर्मा एंड यू आर वाचिंग लीगल नॉलेज। आज हम बात करेंगे इंडिया के ऐसे दो इंपॉर्टेंट पोस्ट के बारे में जिनके बारे में इंडियन सिटीजन होने के नाते आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के महान्यायवादी के, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। दिस इज अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में ये प्रावधानित है। जिस प्रकार केंद्र में अटॉर्नी जनरल की पोस्ट होती है, वैसे ही स्टेट में एडवोकेट जनरल की पोस्ट होती है, जो कि राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं और जिसका प्रावधान आर्टिकल 165 में है। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को इम्पार्शियल मैनर के साथ अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को फुलफिल करना होता है। जैसे एक सामान्य व्यक्ति अपना वकील हायर करता है अपने किसी भी लीगल मैटर को सोल्व करने के लिए, वैसे ही गवर्नमेंट के पास उनके लीगल मैटर्स को सोल्व करने के लिए भी अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल होते हैं। एक प्रकार से ये सरकार के वकील होते हैं। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अटॉर्नी जनरल बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता होनी चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरा, एक या एक से अधिक हाईकोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुके हों, 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो और सबसे इम्पोर्टेंट, राष्ट्रपति की नज़र में वो विधि वेत्ता होना चाहिए, विधि का ज्ञाता होना चाहिए। इसी प्रकार एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता होने के लिए हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता होनी चाहिए। तो अब हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इंडिया की टेरिटरी के किसी भी कोर्ट में 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी रहे हों और भारत के किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहे हों। तो भारत के महान्यायवादी का कार्य केंद्र सरकार को विधिक मामलों में राय देना होता है और इसी प्रकार महाधिवक्ता का कार्य राज्य सरकार को विधिक मामलों में परामर्श देना होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 88 में महान्यायवादी के अधिकार बताए हुए हैं, जिसके अनुसार महान्यायवादी किसी भी सदन की कार्यवाहियों में अथवा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं, किंतु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है। इसी प्रकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 177 में एडवोकेट जनरल के अधिकार बताए गए हैं, जिसके अनुसार महाधिवक्ता राज्य की विधानसभा या विधान परिषद की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता है। अटॉर्नी जनरल को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है और इसी प्रकार एडवोकेट जनरल को हाई कोर्ट में सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है। अटॉर्नी जनरल को वो सारे राइट्स और प्रिविलेजेस मिलते हैं जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलते हैं। अगर अटॉर्नी जनरल चाहे तो वो प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। अटॉर्नी जनरल इंडिया के अगेंस्ट कोई एडवाइस नहीं दे सकते हैं, कोई ब्रीफ नहीं रख सकते हैं, ऐसे मैटर में अपेयर नहीं हो सकते हैं जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेकेंड पार्टी हो या ओपोजिशन पार्टी हो। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में विदाउट अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट अपेयर नहीं हो सकते हैं। गवर्नमेंट या अटैच टू द गवर्नमेंट कंपनीज में डायरेक्टर की पोस्ट को अवेल नहीं कर सकते हैं। MC सेतलवाड़ भारत के पहले महान्यायवादी थे। वर्तमान में मिस्टर के वेणुगोपाल भारत के महान्यायवादी के पद को धारण किए हुए हैं और अगर अटॉर्नी जनरल रिजाइन करना चाहते हैं तो रेजिग्नेशन ऑनरेबल प्रेसिडेंट को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन यदि मंत्रिपरिषद हटेगा तो अटॉर्नी जनरल भी हटेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के बिहाफ पर ही अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट किया जाता है। तो आज हमने जाना भारत के महान्यायवादी और राज्य के महाधिवक्ता के बारे में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया है। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।